हाँ तो बच्चों, आज के लेक्चर में है न्यूक्लियस। इसके पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल की बातें कर ली। क्या क्या सवाल कहाँ से आते हैं देख लिया। आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस में हम देखेंगे नीट में कहाँ से सवाल आ सकते हैं, या क्या क्या वो लाइन है जो हमें याद रखना है, इससे सवाल आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले तो न्यूक्लियस का एक और नाम होता है, उसको जानिए, उसको कहते हैं कैरियन। क्या कहते हैं भैया? कैरियन। नाम याद रखेंगे, नाम लिखिए। न्यूक्लियस अपनी बुक खोल लीजिए, क्या कहते हैं उसको? कैरियन। ठीक, और इसका मतलब भी होता है न्यूक्लियस। और कैरियन कहते हैं इसलिए इसकी स्टडी को हम सीधे सीधे कैरियोलॉजी कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है वो ब्रांच जिससे डील होती है स्टडी न्यूक्लियस की, उसको कर सकते हैं कैरियोलॉजी। तो कैरियन न्यूक्लियस को ही कहते हैं, और कैरियोलॉजी ये जो सेल का जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्या है? सेल ऑर्गेनील है। क्यों भाई? क्योंकि ये सेल के सारे एक्टिविटी को, सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या होता है? इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन, सारे फंक्शन, सारे एक्टिविटी को, ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल, सारे सेल के फंक्शन और एक्टिविटी को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है। ऑर्गेनील सबसे इंपॉर्टेंट सेल का है। सबसे पहली बात, न्यूक्लियस को खोजा किसने? किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन साहब, पीछे भी पढ़ के आए। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में न्यूक्लियस नाम की चीज को खोजा। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने सबसे पहले किसको खोजा? न्यूक्लियस को खोजा। या न्यूक्लियस को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्क्राइब किया 1831 में। उसके बाद न्यूक्लियस मिला, उसके बाद हम लोगों ने उसकी और ज्यादा स्टडी की और उसके अंदर के मटेरियल को देखा। जब मटेरियल को देखा तो हमें मिला क्रोमेटीन, और क्रोमेटीन को किसने खोजा? फ्लेमिंग साहब ने। किसने खोजा? फ्लेमिंग साहब ने। दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, दोनों नीट के लिहाज से सीधे सीधे सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस को किसने खींचा? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। क्रोमेटीन को किसने देखा? फ्लेमिंग साहब ने। सीधे सीधे सवाल पूछेगा। ठीक, आगे चलिए। जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जब सेल अपने मैच्योरिटी पे है, मतलब न्यूक्लियस अपने मैच्योरिटी पे है, और ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है इंटरफेज। जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इंटरफेज कंडीशन। जो शुरू की कंडीशन है, वो कंडीशन जिसमें सेल अपने को तैयार करती है डिवीजन के लिए, वो कहते हैं इंटरफेज। यहाँ इंटरफेज से इतना ही जानिए कि वो स्टेज जहाँ सेल अपने को सेल डिवीजन के लिए तैयार करती है, और इसमें हम न्यूक्लियस का एकदम मैच्योर रूप देखेंगे और उस समय स्टडी करके पाएंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। तो पाएंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियर के अंदर फ्लूइड भरा है जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स में क्रोमेटीन है जो फाइबर न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई है, और बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल स्फेरिकल बॉडी हैं जिन्हें न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियाई कहते हैं। ये चार पार्ट हमें पढ़ना है। क्या? जब हम न्यूक्लियस को इंटरफेज में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ न्यूक्लियस फुली मैच्योर होता है, डिवीजन से ठीक पहले अपने को तैयार करता है डिवीजन के लिए। जब उस समय देखते हैं तो देखते हैं कि उसके में क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है जिसे क्रोमेटीन कहते हैं, फ्लेमिंग साहब ने जिसे खोजा था। उसके बाद इसमें फ्लूइड भरा है जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, और बहुत सारे स्फेरिकल बॉडी पाई जा रही है जिसे न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक, तो क्या क्या देखा हमने? मेम्ब्रेन देखा, फ्लूइड भरा है मैट्रिक्स देखा, थ्रेड लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर क्रोमेटीन देखा, और क्या देखा? और देखा न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस देखा। आगे चलिए, ये चार पार्ट देखा, इन चारों पार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। अब शुरू करते हैं। जब हम इसको डिटेल से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो सबसे पहले इसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। जो एक न्यूक्लियस है, दो मेम्ब्रेन से देखेंगे घिरा है। क्या?
एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है क्या, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। और उसके ठीक अंदर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन की कहानी के बाद है इनर मेम्ब्रेन। जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है आउटर से घिरा है और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से घिरा है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितना गैप है उनके बीच स्पेस, 10 to 50 nm। और उस स्पेस को हम क्या कर रहे हैं, पेरी न्यूक्लियर। क्या कर रहे हैं गुरु, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये क्या हो गया, शुरू की बात, कंस्टिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, सही है भाई, जिनके बीच स्पेस होता है 10 से माइक्रो एनम का, और जिसे हम कह रहे थे क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ तक की कहानी क्लियर भैया, ठीक। पेरी न्यूक्लियर स्पेस तक की कहानी क्लियर। ये दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच जो स्पेस है वो हो गया पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कह सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या काम करती है, ये काम करती है बैरियर का। बैरियर किसके लिए, कि न्यूक्लियस का कोई माल बाहर ना जाने पाए। और साइटोप्लाज्म, इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म तो है सेल का, ठीक। और अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, मैट्रिक्स है, तो कोई भाग बाहर ना जाने पाए और कोई अंदर ना आने पाए। इसके लिए क्या काम करता है, ये मेम्ब्रेन बैरियर का काम करती है। मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट द साइटोप्लाज्म, इसके लिए क्या काम करती है, ये बैरियर बनाती है, ठीक। पेरी न्यूक्लियर स्पेस समझ में आया, मेम्ब्रेन बैरियर बनाती है, समझ में आई बात। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो पूरा फैली हुई है, जिसमें साइटोप्लाज्म में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वो आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है विथ सम राइबोसोम के साथ, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा खुरदरा होता है न्यूक्लियस का, जबकि अंदर का मेम्ब्रेन स्मूथ होता है। क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। तो सवाल यहां से भी बन सकता है भैया कि कौन सा पार्ट न्यूक्लियस का जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या राइबोसोम से जुड़ा होता है, कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन। सवाल तो कहीं से बन सकते हैं। और देखिए एट नंबर ऑफ प्लेस, बहुत सी ऐसी जगह इसी इन्वेलप में होती है जहां क्या होता है, जहां जो है, जहां क्या होता है, जहां पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पोर्स, छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और कहाँ प्रेजेंट हो गए, जहां दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगी, ऐसी जगह पर क्या हो जाएंगे, एक छेद प्रेजेंट होगा, एक पोर्स प्रेजेंट होगा। और इस पोर का क्या काम होगा, इस पोर का काम होगा भैया जो साइटोप्लाज्म में आरएनए प्रोटीन है और जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में आरएनए प्रोटीन है, इनका एक्सचेंज हो सके, ये एक दूसरे की तरफ जा सके, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मैट्रिक्स की तरह आ सके और यहाँ से न्यूक्लियस मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म की तरफ जा सके। इसके लिए जो है ये रास्ता, ये क्या पोर्स बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, ये वो रास्ता है जिससे वो जा सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक की लाइन, नंबर ऑफ प्लेस न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज इंटरप्ट बाय मिनोपोर, समझ में आ गया, छेद होते हैं। विच आर फॉर्म्ड कैसे बनते हैं, जब आउटर इनर मिल जाते हैं, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर पोर क्या हेल्प करते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो बैरियर का काम कर रहा था, उसी तरह ये न्यूक्लियर पोर जो है ये क्या करते हैं, ये पासेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस में आ जा सके, ये पोर्स इसलिए होते हैं। ये हमने कहानी पढ़ ली पहले की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर प्लाज्म स्पेस की बात कर ली, 10 से 15 जो आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच गैप होता है, एम मेम्ब्रेन कहीं कहीं जाके आपस में मिल जाती हैं, जो पोर्स बने होते हैं वहाँ, उससे आरएनए और प्रोटीन का जो है आपस में एक्सचेंज होता है। और ये बैरियर का काम करते हैं मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है जिस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये हो गई पहली कहानी हो गई। जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के बारे में, तो एक सेल में लगभग नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और वो दो एग्जाम्पल दे रहा है जो हमको याद रखना है हमेशा, सीधा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार का क्वेश्चन, क्या मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस, कौन कौन,
RBC of many mammals and shape tube of cells of vascular plant। मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए जाने वाले प्लांट में और मैमल्स के इरिथ्रोसाइट में ये जो है न्यूक्लियस मैच्योर सेल में एब्सेंट होते हैं। शेप ट्यूब का हम लोग अंडरलाइन करके स्टार बना के आए थे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि शेप ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। आपको याद होगा, तो याद नहीं होगा तो आपकी गलती है, याद होगा तो अच्छी बात है। ठीक, वो इंपॉर्टेंट लाइन थी और ये इंपॉर्टेंट लाइन मैच कर गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आपको ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो आपके नीट में आ सकती है। ठीक, आप बस जुड़े रहिए और अच्छे से जो लाइन अंडरलाइन हो रही है या जो लाइन मतलब आपको रिवीजन के लिए रखनी है वो ध्यान से देखिए। और यही एक तरीका है 85 प्लस करने का, और कोई तरीका नहीं है। एनसीईआरटी ही वो माध्यम है जो आपको 85 सही करा सकती है। बाकी कोई मटेरियल और नोटबुक में इतना दम नहीं है जो 85 प्लस करा दे, बस एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पे कमान बनाइए। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और क्वेश्चन जो है, आपको लगता है इस तरह टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, 12th में भी पढ़े हैं, तो नहीं भाई, 12th में हम लोग टॉपिक पढ़े हैं जैसे न्यूक्लियस पढ़े हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन जाके नहीं पढ़े हैं जहां से सवाल निकल के आते हैं। एकदम बहुत पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पढ़ लिया होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 होती है 12th में। जब हमको बिटवीन द लाइन सवाल आना होता है तो देखिए मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने कितना पढ़ा। पोर्स होता है, आपस में मिल जाती है, स्पेस होता है, कितने का स्पेस होता है, पोर्स क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन क्या करते हैं। तो इतने चीजें पढ़ने के बाद मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। जबकि 12th के रिटर्न एग्जाम में हम इतना भी लिख सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेनों से घिरा होता है और मेम्ब्रेन आपस में मिलकर पोर्स बनाती हैं। ठीक, तो इस तरह चीजें कंप्लीट होंगी। ये दोनों एग्जाम्पल याद रहेगा। आरबीसी जो है ऑफ मैनी मैमल्स एंड शेप ट्यूब ऑफ सेल ऑफ वैस्कुलर प्लांट, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है सेल में। ठीक, आगे चलिए। दूसरा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, उसको कहते हैं क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या कहते हैं गुरु? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो हम न्यूक्लियस मैट्रिक्स की बात कर रहे थे उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कंटेंट रहता है किससे? जो न्यूक्लियोलस पाया गया था या न्यूक्लियाई कर रहे थे स्पेरिकल बॉडी, उससे। और ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर पाया गया था वो क्रोमेटिन, उससे। इस मैट्रिक्स में ये दोनों पाए जाते हैं। हम पढ़ के आए मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियस में 4 चीज पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिए। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसमें जो है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन जो और पाए जा रहे थे वो क्या रहते हैं? कंटेंट रहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और जो ये न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियाई कहते हैं, अभी पढ़ के आ रहे हैं स्पेरिकल स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस माने न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई एक ही बात हुई। ठीक है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस, जो ये न्यूक्लियोलस होते हैं, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं, वो इसमें क्या होते हैं? एकदम रेस्ट फेज में होते हैं, एकदम जैसे उसमें घुले मिले रहते हैं। क्यों भाई ऐसा होता है? क्योंकि इस न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि जो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है या न्यूक्लियाई कर रहे हैं, ये साइट है किसकी? आरएनए, आरएनए सिंथेसिस की साइट है। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकता है कौन सा वो पोजीशन है जो आरएनए सिंथेसिस के लिए एक्टिव साइट है। कौन है? न्यूक्लियाई, या उसी को कहते हैं न्यूक्लियोलस, जो मेम्ब्रेन लेस है और न्यूक्लियर मैट्रिक्स में पाई जा रही है। ये बातें हमें पता है। ठीक, ये लाइन याद रखेंगे। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक, याद रखेंगे। आगे चलिए। लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। बड़ी और ढेर सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं सेल में, और वो क्या इन्वॉल्व? एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस की कहानी में भी हिस्सा लेती हैं ये न्यूक्लियाई। तो हमें याद रखना है कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में घुला है, क्योंकि मेम्ब्रेन है नहीं इस पे, वो साइट है किसके लिए? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट है और प्रोटीन सिंथेसिस की भी साइट है। तो ये चीजें हमको याद रखना है न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में।
चलिए आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए, ठीक। अब आगे की बात करते हैं, तो बात करते हैं क्रोमोसोम क्या है उसको देखते हैं। हाँ भाई, तो अब जो देखिए इंटरफेज न्यूक्लियस है। जब इंटरफेज में हमने बात की थी सेल डिवीजन के जस्ट पहले वाला टाइम, उस समय हमने बात की थी कि जब न्यूक्लियस एकदम फुली मैच्योर होता है तो उस समय हमने देखा कि न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर स्ट्रक्चर दिखते हैं और जिन्हें हमने क्या कहा, क्रोमेटिन कहा था। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब यही इंटरफेज को छोड़ के सेल डिवीजन में न्यूक्लियस घुस गया तो उस समय अब न्यूक्लियस की कहानी रुक जाती है और एक स्ट्रक्चर की कहानी शुरू होती है, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस की जगह किसकी बात करने लगते हैं, क्रोमोसोम। कब, जब ये न्यूक्लियस घुस जाता है किसमें, सेल डिवीजन की कहानी में, और उससे इंटरफेज में जब तक रहता है वो तब तक न्यूक्लियस की बात करते हैं। जब यही न्यूक्लियस, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जब यही न्यूक्लियस घुस जाता है कहाँ, सेल डिवीजन की कहानी में, तो हम बात करने लगते हैं क्रोमोसोम की बात करने लगते हैं। और ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर हैं जिसे क्रोमेटिन कह रहे थे, वो बने होते हैं या कंटेन रहते हैं किसके, डीएनए और बेसिक प्रोटीन को। इस बेसिक प्रोटीन को हिस्टोन भी कहते हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं ये क्रोमेटिन। तो ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, सीधा सीधा सवाल। और खास कर ये बेसिक प्रोटीन नाम याद रखना है हमें, जो अर्जिनिन लाइसिन की बात करता है। हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोटीन क्या है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अर्जिनिन लाइसिन बेसिक प्रोटीन की कहानी सब पढ़ेंगे। तो ये बस याद रखना है यहाँ कि क्रोमेटिन जो होता है वो किससे कंटेन रहता है, डीएनए और सम बेसिक प्रोटीन, क्या उसको क्या कहते हैं, हिस्टोन, और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, कुछ आरएनए भी पाए जाते हैं। ये क्रोमेटिन की कहानी है। सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज में किसकी बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की, और क्रोमेटिन था उसमें, बहुत हाई डेवलप न्यूक्लियस था। और जैसे ही सेल डिवीजन में घुस गई तो हम क्रोमोसोम की बात करने लगे, किसकी जगह, न्यूक्लियस की जगह। अब आगे चलिए, जब सिंगल ह्यूमन सेल की बात करेंगे, ये सब बहुत डिटेल में भी आपको आगे पढ़ना है। जब सिंगल ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो ये डीएनए कितना होता है, करीबन 2 मीटर लंबा थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो 46, जो ह्यूमन में कितना 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। क्या होता है, जब ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो कितना मीटर लंबा, करीबन 2 मीटर लंबा थ्रेड लाइक डीएनए डिस्ट्रीब्यूट कितने में रहता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, पूरा डिटेल पैकिंग वॉकिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का सब कुछ पढ़ेंगे कहाँ, आगे क्लास 12 की बुक में। ठीक, यहाँ बस इतना पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन आ गया। क्रोमोसोम कब आया, जब सेल न्यूक्लियस घुस गई, सेल डिवीजन में, उस समय न्यूक्लियस की जगह हम किसकी बात करने लगे, क्रोमोसोम की बात करने लगे। जो क्रोमेटिन था, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, वो मिलकर बना होता है डीएनए, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए का। उसी तरह जब सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें जो डीएनए होता है वो कितना होता है, 2 मीटर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो 46 क्रोमोसोम, जो ह्यूमन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहता है। आगे इनकी कहानी डिटेल में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आगे चलिए, जो एवरी क्रोमोसोम, जब हम डिवीजन में पहुंचते हैं, डिवीजन के पहले तो न्यूक्लियस की कहानी थी जब हम इंटरफेज में थे, और इंटरफेज के बाद जब डिवीजन में घुसे, ये भी पढ़ेंगे अभी सेल डिवीजन में, इंटरफेज उसके बाद कब घुसे, क्या घुसे। ठीक है, तो जब घुसे तो हम किसकी बात करने लगे, क्रोमोसोम की बात करने लगे। तो हर क्रोमो के साथ क्या होता है, क्रोमोसोम के साथ एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। और इस सेंट्रोमियर पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको किनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर क्या करता है, जो क्रोमेटिड्स हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम में क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्रोमेटिड्स, इसी क्रोमेटिड्स को पकड़े रहता है कौन, सेंट्रोमियर। फिगर में देखते हैं सेंट्रोमियर और किनेटोकोर की कहानी। ये फिगर जब हम देखेंगे तो देखेंगे जो क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है,
इसको बीच में एक नॉच ये मिला, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। ठीक, ये है सेंट्रोमियर जो क्या होल्ड किए है, इस क्रोमेटिड को होल्ड किए पड़ा है। ठीक है, क्रोमेटिड थ्रेड को या क्रोमेटिड फाइबर को क्या किया है, होल्ड पकड़े पड़ा है। कौन पकड़े रहता है, सेंट्रोमियर। ठीक है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर या दबा हुआ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, वो क्रोमोसोम पे, और उसी पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कह रहे हैं, किनेटोकोर कह रहे हैं। तो किनेटोकोर कहाँ पाई गई, सेंट्रोमियर पे। और सेंट्रोमियर कहाँ पाया गया, जहां भी सेंट्रोमियर को क्या कहा गया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा गया। ठीक है, ये लाइन है फिगर में देखा आपने, क्या देखा कि क्रोमोसोम जो दिखते कब है, सिर्फ डिवीजन के टाइम में, उसके पहले न्यूक्लियस की कहानी थी। जब देखते हैं तो उसके पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब सेंट्रोमियर, ऐसा स्ट्रक्चर जो सेंट्रो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को होल्ड किए रहता है। और उसी के पास क्या होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं किनेटोकोर। देखिए आगे देखिए, जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या किया रहता है, होल्ड पकड़ा रहता है टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। ये कहानी भी हो गई। क्रोमेटिड को पकड़े रखना का काम कौन करता है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर देखिए यहाँ बीच में है, लेकिन कहीं कहीं ये और ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोजीशन, जो क्रोमोसोम है कैन बी डिवाइडेड इन 4 टाइप, 4 टाइप के क्रोमोसोम को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सेंट्रोमियर के पोजीशन पर क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, देखिए मेटासेंट्रिक, फिगर पहले थ्योरी पढ़ ले। मेटा माने बीच में, जब ये सेंट्रोमियर जो हम देख के आ रहे हैं वो दोनों क्रोमेटिड को होल्ड किया पड़ा है क्रोमोसोम में, अगर एकदम बीच में प्रेजेंट है तो क्रोमेटिड के आर्म या क्रोमोसोम के आर्म जो होंगे कैसे होंगे, एकदम इक्वल होंगे, सेंट्रोमियर एकदम बीच में होगा। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं क्या, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसकी कंडीशन क्या है, 2 इक्वल आर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, अगर न्यूक्लियस में सवाल की बात आएगी तो सबसे पहले यही नजर जाएगा एग्जामिन का, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। मेटासेंट्रिक की बात आएगी तो क्रोमोसोम का, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा एकदम मिडिल में, और ये डिवाइड रहेगा 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम में। ठीक, मिडिल में रहेगा। उसी तरह अभी फिगर में भी देखेंगे, सब मेटासेंट्रिक की बात कर रहा है। सब मैंने हल्का सा इधर उधर, मेटा मैंने बीच में, सब मैंने थोड़ा इधर उधर की बात हो गई। तो सब मेटासेंट्रिक की बात कर रहा है तो क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, सेंटर से थोड़ा सा हट गया, तो इससे क्या होगा, एक आर्म छोटा और एक आर्म बड़ा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। उसी तरह एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब इंड के नजदीक, जब जो सेंट्रोमियर है जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को होल्ड किया है, वो अगर इंड के, क्रोमोसोम के इंड पे पाया जाता है, इंड के पहले, एकदम इंड पे नहीं, इंड पे पाया जाता है, ऐसी कंडीशन जिसमें एक क्या होगा, इंड पे होगा तो एक आर्म बहुत बड़ी होगी, एक छोटी होगी, उसे कहते हैं एकोसेंट्रिक। ठीक है, कंडीशन याद रहेगा। अभी सब फिगर में देखते हैं। टीलोसेंट्रिक जो है, जो भी सेंट्रोमियर पाया जाएगा एकदम टर्मिनल इंड पर पाया जाएगा। ठीक है, अब तीनों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो, ये चारों फिगर भी इंपॉर्टेंट है। टाइप में इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर पूछेगा या आर्म का कंडीशन देगा, और आपको आर्म के कंडीशन से जो है बताना होगा कि ये किसकी कहानी बता रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है इसमें, सेंट्रोमियर शायद हमारे ख्याल से एकदम मिडल में है, सेंट्रोमियर एकदम मिडल में है, और ये जो आर्म है, आर्म है क्रोमोसोम के, वो क्या है, इक्वल हैं। इक्वल है गुरु, ऐसे को हम क्या पढ़ के आए थे, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक फिगर भी देगा तो कर लोगे, कंडीशन देगा सेंट्रोमियर मिडल में या दोनों आर्म इक्वल तो कर लोगे, मेटासेंट्रिक की कंडीशन है। अब चलिए इसमें देखिए मिडल में नहीं है, क्योंकि ये आर्म छोटा है और ये बड़ा है, मतलब स्लाइटली अगर हम कह दें अवे फ्रॉम मिडल, अवे फ्रॉम
मिडल। ये है सेंट्रोमियर की कंडीशन, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल है, और एक आर्म छोटा है और एक आर्म क्या है, बड़ा है। ऐसी कंडीशन को हम क्या पढ़ के आ रहे हैं गुरु, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, यही तो पढ़ के आ रहे हैं। तो कंडीशन याद रहेगी सब मेटासेंट्रिक के, कंडीशन याद रहेगी सब मेटासेंट्रिक के। आइए तीसरा देखते हैं। जब देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा इंड से पहले मौजूद है, मतलब इंड से थोड़ा सा पहले मौजूद है, और एक आर्म बहुत छोटी है और एक आर्म बहुत बड़ी है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी है और एक आर्म क्या है, बहुत छोटी है, और सेंट्रोमियर जो है एकदम नजदीक है, कहाँ, इंड के नजदीक है। उस कंडीशन को क्या कह रहे थे गुरु, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कह रहे थे ना भाई, ये भी याद रखेंगे भाई। अब एक कंडीशन हम पढ़ के आए कि सेंट्रोमियर एकदम इंड पे है, एकदम इंड पे है, टर्मिनल पे है उस, और एक आर्म बहुत लंबी है, एक आर्म हल्की हल्की निकली है और एकदम इंड पे ही है। तो उस कंडीशन को क्या कर रहे थे, उस कंडीशन को कर रहे थे टीलोसेंट्रिक कंडीशन, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कह रहे थे। ये भी कहानी याद हो गई गुरु, ठीक। अब हम देखते क्या है, एक चीज और पढ़ ले यहाँ, कि ये तो चारों टाइप पढ़ लिए, किसी किसी क्रोमोसोम में हम देखते हैं कि जो ये जहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है बांधे हुए क्रोमेटिड को, उसके अलावा भी इसके आर्म पे कहीं कहीं दबा वाला पार्ट बन जाता है। ऐसा पार्ट बनता है कि जहां से ये आर्म एक और बॉडी शो करने लगती है, ठीक है, एक और बॉडी शो करने लगती है, ठीक। तो उस पार्ट को कहते हैं सेकेंडरी कोसेंट्रिक। प्राइमरी कोसेंट्रिक की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, प्राइमरी कोसेंट्रिक की जब कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करेगा, सॉरी, तो किसकी बात करेगा, इस सेंट्रोमियर की बात करेगा। जब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, सैटेलाइट की बात करेगा। ये आर्म में एक अलग बॉडी दिखने लगती है उस आर्म के दब जाने के कारण, जहां दबती है वहां बात होती है, जहां यहाँ दब रही थी सेंट्रोमियर से तो बात हो रही थी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की, वहां जहां दबती है आर्म में वहां बात होगी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की, और जो बॉडी बनेगी कौन होगी, सैटेलाइट होगी। फिगर से समझ लिए, थ्योरी पे आके समझ लीजिए, थ्योरी पे आके समझ लीजिए गुरु, ठीक। थ्योरी पे आके देख लीजिए कि सम टाइम ए फ्यू क्रोमोसोम है नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कांस्टेंट लोकेशन, हाँ भाई देख लिए इस लोकेशन को, और इस सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन को, जो आर्म पे सीधे सीधे दब जा रहा था स्ट्रक्चर, यहाँ से ये सेंट्रोमियर जुड़ा था, ठीक है, सेंट्रोमियर जुड़ा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, ये दब के आगे क्या कर रही थी, एक अलग से बॉडी बना दे रही थी। यही तो पढ़े, इसे कहे हमने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट या बॉडी बन रहा था उसे हमने कहा सैटेलाइट, ठीक है। ये कहानी हो गई आपके न्यूक्लियस की। अब माइक्रो बॉडी एक टर्म आता है, इसके बारे में जानना। माइक्रो बॉडी जो होता है मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड, लाइन ठीक है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड छोटी सी वेसिकल होती है जिसे माइक्रो बॉडीज कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो बॉडी के अंदर क्या होता है, कंटेन इंजाइम, ये इंजाइम कंटेन वेरियस इंजाइम, बहुत सारे इंजाइम कंटेन रहते हैं माइक्रो बॉडी में, और ये माइक्रो बॉडी पाया जाता है प्लांट और एनिमल दोनों में। देखिए दो लाइन की बात और सवाल कितने बन गए। माइक्रो बॉडी कैसी होती है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। और माइक्रो बॉडी की कहानी में क्या होता है, माइक्रो बॉडी में क्या पाया जाता है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और माइक्रो बॉडी कहाँ पाई जाती है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती हैं। दो लाइन में एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन निकल के आए, इसलिए एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब नए लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की,
और उसके बाद बात करेंगे सेल डिवीजन की। ठीक है, इसको खत्म करने के बाद हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और उसके बाद 2 यूनिट पढ़ने के बाद आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी खत्म 11th की, और उसके बाद हम लोग 12th की एनसीईआरटी पे लग जाएंगे। हमारा टारगेट है मार्च तक पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेना, अप्रैल बस रिवीजन के लिए रखना। आप लोग पढ़ाई इस तरह कीजिए कि जो 4-5 दिन आप पढ़ें वो सैटरडे और संडे को टाइम बनाएं, उसमें रिवीजन टाइम बनाएं। जो भी 5 दिन पढ़ के आ रहे हो उसको 2 दिन में रिवीजन टाइम में डालें, उसको सारी चीजें रिवीजन करते जाएं। इस तरह आपका कमांड बने रहेगा और रिवीजन के टाइम में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए 5 दिन रिवीजन कीजिए तो 2 दिन इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग जुड़े रहिए और एनसीईआरटी पे कमांड बनाइए और नीट में सिलेक्शन पाइए।